Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on business, economic and stock market matters, but do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 2331 4444, 23717117 and 23717106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Ambrish Saxena. नमस्कार, आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के साथ हम हाजिर हैं। आज शनिवार है और हर शनिवार की तरह आज भी हम आपके प्रश्नों को सीधे कार्यक्रम में शामिल करेंगे। प्रश्न पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23314444 और 23717117 और हमारा तीसरा नंबर है 23717106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। लेकिन श्रोताओं याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शरद कोहली। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। A warm welcome, शरद। नमस्कार अमरीश, नमस्कार राजेश और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन और नव वर्ष की शुभकामनाएं। और चर्चा शुरू करने से पहले हेडलाइंस मौजूद हैं जिसे लेकर आए हैं राजेश लेख। Benchmark domestic equity indices rise for the second straight week. Sensex rises 0.8%, Nifty 1.1%. Global gold prices register biggest weekly decline since June 2021. And at the Wall Street, the Dow and S&P end higher while Nasdaq inches lower. घरेलू शेयर बाजारों में लगातार दूसरे सप्ताह तेजी दिखाई दी। सेंसेक्स 0.8% बढ़ा, निफ्टी में 1.1% की तेजी आई। सोने के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में जून 2021 के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट दर्ज की गई और वॉल स्ट्रीट में डाउ और S&P बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि नैस्डैक में मामूली गिरावट दिखाई दी। Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not that of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision. और आज की पहली खबर, घरेलू शेयर बाजारों में लगातार दूसरे सप्ताह तेजी बनी रही और नव वर्ष के पहले सप्ताह में सूचकांक ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर जा पहुंचे। सप्ताह के अंत में बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 721 अंक यानी 0.8% बढ़कर 85,762 अंकों पर जा पहुंचा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 286 अंक यानी 1.1% की बढ़त के साथ 26,329 अंकों पर बंद हुआ। ऑटो क्षेत्र में वाहनों की बिक्री में तेजी और बेहतर आमदनी को लेकर लोगों में उत्साह ने बाजार को बढ़ने में मदद की। बंबई शेयर बाजार के व्यापक बाजार में स्मॉल कैप सूचकांक 1% और मिड कैप सूचकांक 1.7% तक बढ़े। We've got two callers online with us. Warm welcome to Yogesh from Delhi. Yogesh, please go ahead and ask your question. जी, आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी नया साल मार्केट रिकवर करेगा, पर मेरा सवाल ये है कि अभी सेंसेक्स जो है ऑल टाइम हाई के आसपास हम देख रहे हैं, 85-84 के बीच में जो रहता है, और बीएससी मिड कैप और बीएससी स्मॉल कैप अभी तक अपने हाई पे नहीं आए हैं। तो क्या आपको लगता है कि मार्केट अभी भी ओवर वैल्यूड है? और लेकिन इसमें ये भी देखा जाए कि ये एक साल से रिटर्न कुछ बना नहीं है और ये ऑल टाइम हाई पे घूम रहा है, तो क्या इसको नॉर्मलाइज रिटर्न माना जाए या फिर अभी एक माना जाए कि ओवर वैल्यूड है अभी भी?
योगेश देखिए, मार्केट निफ्टी की हम बात करें तो ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। 26,277 का जो एक बड़ा बैरियर था वो पार किया और 26,300 से ऊपर बंद हुआ है। हम निफ्टी को ज्यादा क्लोजली मॉनिटर करते हैं और निफ्टी आपको बेहतर आइडिया देता है क्योंकि उसमें 50 स्टॉक्स होते हैं। स्मॉल कैप मिड कैप, ये बात सही है क्योंकि स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ी सी वैल्यूएशन जल्दी बढ़ती है और करेक्शन भी जल्दी आती है, तो इसलिए आपको, और वैसे भी योगेश हम देखें तो सेक्टर रोटेशन मार्केट का स्वभाव है। कभी भी कोई सेक्टर एक यूनिफॉर्मली, ऐसा नहीं होता कि मार्केट जब बढ़ रही है तो सभी सेक्टर्स बराबरी की रफ्तार से बढ़ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। मार्केट में सेक्टर रोटेशन होती है, कैपिटलाइजेशन कैटेगरीज की रोटेशन होती है। कभी आपको स्मॉल कैप मिड कैप बहुत रफ्तार पकड़ते दिखाई देंगे, कभी लार्ज कैप दिखाई देंगे, कभी इनका मिक्स दिखाई देता है, कभी खाली लार्ज कैप खाली मिड कैप दिखते हैं, कभी खाली स्मॉल कैप खाली लार्ज कैप। तो ये मुझे लगता है ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनता रहता है। जहां तक मार्केट वैल्यूएशन की बात आपने कही, मुझे लगता है कि हमारी जो पीई है, हमारी जो पीयर्स हैं, अम्बरीश और राजेश को मैं बताना चाहूंगा, जिसमें आसपास की मार्केट्स हैं एशिया के, उसके मुकाबले थोड़ी सी कहा जाता है कि भारतीय पीईज हाई हैं, थोड़ी वैल्यूएशन हाई है, पर हमारी जो ग्रोथ स्टोरी है वो भी तो उनसे बेहतर है जी। माना कि हमारी पी 21, 22, 23 के आसपास ओवरऑल हम लें, और शायद आपको अन्य देशों की 12, 13, 14 भी दिखाई दें, पर मुझे लगता है ओवरऑल जो ग्रोथ स्टोरी होती है देश की, जो उसकी जीडीपी की रफ्तार है, या जिसको हम फंडामेंटली इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ कहते हैं अर्थव्यवस्था की, आंतरिक शक्ति जो है आर्थिक रूप से, वो भी हमारी उनसे सुदृढ़ है। तो ऐसे में अगर थोड़े वैल्यूएशंस हाई भी होते हैं तो आप देखिए कि जो हमारे देसी संस्थागत निवेशक हैं, जो DIIs हैं, उनका विश्वास आज भी बना हुआ है, लगातार उनकी खरीदारी जारी है और 15, 18, 20 बिलियन डॉलर पिछले एक साल में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बेचा है। उसके बावजूद हम ऑल टाइम हाई पे खड़े हुए हैं। तो ये विश्वास जतलाता है कि निवेशकों का भारतीय शेयर मार्केट पर विश्वास है। और सोचिए अगर ये विदेशी संस्थागत निवेशक भी आ जाते हैं तो फिर तो ये मार्केट कहां जाएगी इसका हम अंदाजा नहीं लगा सकता। तो मैं मार्केट को लेके बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं। हाँ, कुछ चैलेंजेस हैं, जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा कुछ देशों में मंदी का संकेत आ रहा है, जो अपने आप को विकसित देश कहते हैं, वहां से कुछ मंदी के संकेत आ रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था मात्र 2.5% पे बढ़ रही है, वो चैलेंजेस अभी हैं, पर ओवरऑल इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट जी। और चलते हैं हम अगले श्रोता की ओर। दिल्ली से अमित हमारा इंतजार कर रहे हैं, उनका सवाल लेते हैं। अमित नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ, मार्केट मंत्र टीम को नमस्कार और नए साल की बधाई हो। सरल कोहली सर को नमस्कार सर। नमस्कार अमित जी। हाँ सर, जैसे कि पिछले बार मैंने कहा था निफ्टी ऑल टाइम हाई टच करेगी, तो दिसंबर में तो ज्यादा करी नहीं, बट 2026 की शुरुआत में कर दी है सर जी। तो मुझे उम्मीद है कि सर कि ये निफ्टी 30,000 तक जाएगी इस साल। क्या ये मेरा अनुमान सही है? दूसरा सवाल ये है सर कि जो अभी हाल ही दिनों में सरकार ने कोल ऑक्शन में जो विदेशी बायर्स यानी कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश को शामिल करा है सर, तो इससे क्या वो कोल खनन खुद अपने हिसाब से करेंगे ब्लॉक से ऑक्शन में अगर खरीदेंगे तो, या फिर ये भारतीय जो ट्रेडर्स हैं उनके हितों की क्या रक्षा हो पाएगी सर, या फिर कोल उत्पादन को हमें बढ़ाना पड़ेगा इस हिसाब से? धन्यवाद सर। आपने निफ्टी ऑल टाइम हाई की पहली बार बात करी तो आपने तो खुद ही भविष्यवाणी करी थी अमित, तो आपकी भविष्यवाणी तो सत्य हो गई। दिसंबर के एंड में लें या जनवरी के फर्स्ट वीक में लें, कहने को थियोरेटिकली एक साल बदलता है, पर देखा जाए तो मात्र एक हफ्ते का ही फर्क है। तो बिल्कुल निफ्टी ऑल टाइम हाई। अभी हम यही चर्चा कर रहे थे कि भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है वो इंटैक्ट है और मुझे मार्केट इस साल वॉलेटाइल जरूर रहेगी, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट का जो अंडरटोन है वो अभी भी बुलिश है। दूसरा, आपने कोल ब्लॉक्स की बात करी, बांग्लादेश, नेपाल की कोल ब्लॉक्स, क्या भारत उसको ब्लॉक करेगा नहीं करेगा? देखिए, ये मुझे लगता है ये डिप्लोमेटिक विषय होता है कि भारत जो स्टैंड लेता है बांग्लादेश के ऊपर, उसमें क्या भारत सैंक्शंस को कंसिडर करता है, पहले इसको डिप्लोमेसी से सुलझाया जाता है मैटर को। तो मुझे लगता है हमें कुछ समय इंतजार करनी चाहिए कि कैसे ये परिस्थिति बदलती है आगे। तो इसको जैसे जैसे परिस्थिति बदलेगी वैसे वैसे मुझे लगता है निर्णय लिया जाएगा। भारत सरकार नेबरहुड फर्स्ट की अप्रोच लेके चलती है कि पहले हमारे पड़ोसी हैं, और पड़ोसियों को भारत ने, हमने देखा कि आप इतिहास उठा के देखें, जब जब समस्या आई, चाहे बांग्लादेश हो, बांग्लादेश में साइक्लोन आया, बांग्लादेश में भूकंप आया, बांग्लादेश में तूफान आया, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आई, कोविड आया, भारत पहला वो देश था जिसने वैक्सीन दी। तो अभी श्रीलंका में तो भारत नेबरहुड फर्स्ट में विश्वास रखता है और भारत पूरा मौका देता है दूसरे देश को कि वो समझे। और देश में अलग अलग ताकतें होती हैं, जरूरी नहीं होता कई बार सरकार का समर्थन हो ना हो। तो मैं इस पर विशेष टिप्पणी अभी नहीं करना चाहूंगा। मुझे लगता है हमें जैसे जैसे परिस्थिति बदलेगी
उस हिसाब से चीजें सामने आएंगी। Joining us from Mumbai is Ravi. A warm welcome, Ravi. हेलो। Yes, please. हाँ, नमस्कार मार्केट मंत्रा की टीम को, शरद कोहली सर को भी नमस्कार। नमस्कार अभी जी। और नववर्ष की शुभकामनाएं सबको। आपको भी सर। सर जी, मेरे दो प्रश्न हैं। एक तो जैसे कि अभी जो टैक्स बढ़ा दिया गया है सिगरेट के प्रोडक्शन में जी, तो उसमें भी काफी करेक्शन आया है, जो ये कंपनियां हैं इससे जुड़ी हुई जी जी, तो उनका अभी जो करंट रेट है उसमें लेना उचित होगा, उसमें आगे जाके प्रॉफिट हो सकता है। और दूसरा है जो अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है जी, तो इसके देखते हुए कि अभी इन्वेस्टमेंट कौन सी स्ट्रेटेजी से की जाए कि थोड़ा थोड़ा करके मुनाफा हो किस सेक्टर में, वो जानना है। देखिए आपने सिगरेट्स की बात करी तो टोबैको की बात आ जाती है। हम कंपनी विशेष का नाम नहीं लेते हैं, तो आपको जनरल स्ट्रैटेजी रख सकते हैं कि अगर वो स्पेसिफिक कंपनी अन्य क्षेत्रों में भी है और उसका एफएमसीजी से भी संबंध है या उसका हॉस्पिटैलिटी से संबंध है, जिस भी क्षेत्र से उसका संबंध है, तो इसमें आपको रवि जी एनालिसिस ये करनी चाहिए। क्योंकि हम कंपनी विशेष की बात नहीं करते तो मैं बहुत स्पेसिफिक तो आपको नहीं बता पाऊंगा कि उस कंपनी का एक्सपोजर किस बिजनेस में कितना है। तो यहां पर कहीं इसका जवाब होगा। आप पूछ रहे हैं कि किसी का शेयर गिर गया है तो क्या उसमें लेना चाहिए। तो अगर उस कंपनी का एक्सपोजर टोबैको में कितना है, हॉस्पिटैलिटी में कितना है, एफएमसीजी में कितना है, या किसी अन्य क्षेत्र में, अगर डाइवर्सिफाइड कंपनी है, डाइवर्सिफाइड का अर्थ होता है, दो अर्थ होते हैं डाइवर्सिफाइड के, सभी श्रोताओं के बेनिफिट के लिए बता दूं। एक डाइवर्सिफाइड का अर्थ होता है कि उसकी शेयर होल्डिंग किसी एक विशेष शेयर होल्डर के पास नहीं होती है। दूसरा डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है कि उसका बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, यानी कि वो कई क्षेत्रों में काम करती है। तो मुझे लगता है उसके आप अलग अलग क्षेत्र एनालाइज करके देखिए कि कितना कहाँ एक्सपोजर है, उसके आधार पर आप निर्णय इसमें ले सकते हैं। आप जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसका नाम यहाँ नहीं ले सकते, ना हम एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा आपने कहा ऑल टाइम हाई में क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। मुझे लगता है ऑल टाइम हाई में रवि जी हम लोग बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखते हैं कि जब मार्केट करेक्ट हो, पर चॉइस ऑफ स्टॉक बहुत अच्छी होनी चाहिए। लोग ऐसे में क्या, बहुत सारे लोग मुझे रवि और राजेश और अम्बरीश बात करते हैं कि हमने मार्केट चढ़ रही थी और हमने कंपनी खरीदी पर वो उस कंपनी का स्टॉक नहीं चढ़ता है, पता नहीं क्या बात है। तो मुझे लगता है कि कंपनी की जो चॉइस है वो बहुत ही सटीक होनी चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कंपनी की बुक वैल्यू है, कंपनी की ऑर्डर बुक है, कंपनी की हिस्ट्री है, प्रमोटर्स हैं, सेक्टर में पोजीशनिंग क्या है, कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन तो नहीं आ रहा। मैं बोलता जाऊं तो शायद बाकी का शो का समय इसी में गुजर जाएगा। तो कंपनी की चॉइस अगर आप अच्छी रखेंगे तो ऑल टाइम हाई में भी आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी। और आप बाय ऑन डिप्स रखें, सिलेक्टिव रखें और लॉन्ग टर्म की अप्रोच रखें। अभी पिछले हफ्ते मुझे याद है किसी ने सवाल पूछा था कि हम अभी से लेकर मार्च तक की चाहते हैं, तो उस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म जो है वो फिर ट्रेडिंग हो जाती है। हम लोग मार्केट मंत्र में, अमरीश आप और राजेश मानेंगे कि हम लोग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में एनालिसिस ज्यादा करते हैं। ट्रेडिंग का जो है वो थोड़ा सा रिस्की मामला रहता है जी। और आगे बढ़ते हैं, भिलाई से हमारे श्रोता रवि नारायण लाइन पे हैं। रवि नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्ते सर, आप दोनों महानुभावों को नमस्ते और शरद जी को नमस्कार और उनकी आवाज वापस मिलने के लिए बधाई उनको। थैंक यू रवि जी, धन्यवाद। शायद आपकी शुभकामनाएं थी जी। सर मैं छोटे छोटे दो सवाल हैं, रिलेटेड हैं जी। ग्लोबल सिनेरियो में मतलब अभी जो चल रहा है उसके हिसाब से डॉलर और INR को 26-27 में किस ओर ज्यादा देखते हैं, और दूसरा NRIs को US में अपने इन्वेस्टमेंट को अर्जेंटली रिव्यू करने की जरूरत है क्या अभी। बहुत अच्छे सवाल हैं दोनों रवि, बहुत हटके सवाल हैं। नॉर्मली लोग स्टॉक मार्केट्स पे कन्फाइंड रहते हैं। तो रवि इसमें INR और डॉलर की जहां तक बात है, ये निर्भर करेगा कि जिस रफ्तार से विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारत से पैसा निकाला है, अभी हम बात ही कर रहे थे 18-20 बिलियन डॉलर के करीब एक साल में निकाला है। अगर ये आउटफ्लो बनी रही तो रुपए के ऊपर प्रेशर बना रहेगा, और अगर ये आउटफ्लो थम जाती है, पर इसको काउंटर करने के लिए आज ही मैं एक अन्य जगह बात कर रहा था कि 697 बिलियन डॉलर के हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स सामने आए हैं। FDI भी भारत में लगातार तो अगर FDI ज्यादा आती है तो इस आउटफ्लो को वो न्यूट्रलाइज कर देगी। इसी प्रकार अगर हमारे इंपोर्ट्स सीमित रहते हैं, और एक्सपोर्ट्स के लिए भारत सरकार ने 1-2 दिन पहले एक्सपोर्टर्स के लिए विशेष क्रेडिट सुविधा उपलब्ध करी है, एक्सपोर्टर्स को नई मार्केट ढूंढने में मदद करी जा रही है। तो अगर हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं तो फिर रुपया उसमें रहेगा। तो INR और डॉलर की जो कशमकश है मुझे लगता है इस साल चलती रहेगी। पर आपको शायद रवि जी जानकारी होगी कि डॉलर बाकी करेंसीज के मुकाबले
यूरो है, स्विस फ्रैंक है, जापानीज येन है, ब्रिटिश पाउंड है, इनके मुकाबले डॉलर पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा कमजोर हुआ है। तो भारतीय रुपए से आप हट के अगर डॉलर को देखेंगे तो डॉलर की परिस्थिति अच्छी नहीं। इसी से आपका दूसरा जवाब निकल के आता है कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं कह सकता हूं कि बहुत तंदुरुस्त हालत में तो नहीं है। हालांकि उनकी जीडीपी ऑन रिकॉर्ड 1.8% है, पर वहां पर जो आंतरिक स्थिति है आर्थिक दृष्टि से लोगों को नौकरी मिलने में कठिनाई हो रही है। इन्फ्लेशन भी वहां पर बहुत ऊपर को है, हालांकि नंबर्स कभी कभी कुछ और दिखाई देते हैं। तो मुझे लगता है कि आपका सवाल है कि अगर मैं सलाह दूंगा कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाइड रखें, और मुझे नहीं लगता रवि जी भारत से बढ़कर इस समय कोई इन्वेस्टमेंट की डेस्टिनेशन भी है, और अच्छी डेफिनेशन भी भारत इन्वेस्टमेंट की देता है इस समय। तो भारत को आप देखें, और अच्छी सलाह है कि अमेरिका से थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को निकालना चाहिए। और हम क्यों भूलें, मैं एक इजाजत लेके एक सेंटेंस और बोलना चाहूंगा कि बहुत सारी दुनिया के देशों ने यूएस ट्रेजरी से बहुत पैसा निकाल के, बल्कि सोने की जो कीमत आपको बढ़ती हुई दिखी है उसका एक कारण ये भी रहा है। तो जब बड़े बड़े लोगों ने किया है तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने, तो उनको निकालना चाहिए। जी। और मुंबई से हमारे श्रोता शहनाज लाइन पे हैं। शहनाज नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हेलो जी, हाय, गुड इवनिंग एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, सेम टू यू। सवाल एंड वेरी नाइस टू हैव शरद जी ऑन योर दिस शो। माय प्लेजर शहनाज जी। थैंक यू। ओके, माय क्वेश्चन इज रिलेटेड टू टैक्स। ये जो 12 लाख का न्यू रेजिम है, उसके बाद 75,000 का क्या रिलेशन है यहाँ पे? बिकॉज आफ्टर 12 lakhs ऑलवेज दे मेंशन अबाउट द 75,000। सो व्हाट इज द रोल ऑफ द 75,000? आफ्टर 12 lakhs एग्जेम्प्टेड मिलता है कि विद इन द 12 lakhs उसका कुछ है? आई डू नॉट अंडरस्टैंड अबाउट दिस 75,000। थैंक यू। 12 lakhs, Shahnaz, is the tax benefit you get out of, because when you take your income, you know the slabs start from 4 lakhs. So from 4 lakhs to 8 lakhs, from 8 lakhs to 12 lakhs. So this is how the slabs are. You must be knowing the new slabs which have been announced, which are effective from this year. So the total tax calculated on 12 lakhs of income is 75,000. So इसका रिलेशन ये है कि जब आप 12 lakhs के ऊपर टैक्स निकालते हैं तो वो 75,000 आता है, और 75,000 टैक्स 12 लाख का 87A के रिबेट से माफ हो जाता है। तो ये दोनों का रिलेशन है। तो हम 12 लाख कहें या 75,000 कहें, एक ही बात है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि 75,000 रुपए तक का टैक्स माफ हो जाता है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 12 लाख रुपए तक की इनकम माफ हो जाती है। ये जो टैक्स के स्लैब्स हैं उस पर कैलकुलेट करके 75,000 आ जाता है। मैं उम्मीद करता हूं शहनाज के अब आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। बहुत बहुत बड़ा रिफॉर्म मैं मानता हूँ। 12 लाख रुपए तक टैक्स ना होना इस साल से लोगों को एक 1.25 लाख रुपए तक का बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि स्लैब्स में भी रीअलाइनमेंट किया गया है और देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार इससे मिल रही है। भले ही टैक्स पेयर्स की गिनती बहुत ज्यादा ना हो, पर ये वो लोग हैं जिनकी परचेजिंग पावर सबसे ज्यादा है। तो शहनाज, आई होप इट विल बी वेरी क्लियर टू यू नाउ। From Gujarat, we are joined in by Dheeraj. A warm welcome, Dheeraj. Thank you, sir. My question is, what is your opinion about investing sector like GCC center and data centers? Thank you. Well, I think, Dheeraj, that's an interesting question. Global capability centers इनको बोलते हैं, for the people who are not aware of what GCC is. A lot of people think GCC is Gulf Cooperation Council, which is there in Middle East. But here, I think what Dheeraj means is a global capability center or capacity center, also some people call it. I think very good data centers, because the entire gambit of artificial intelligence is functioning around these GCCs. When Amazon and Microsoft and Google, they promise investments in India, we are looking at GCCs here, So when GCCs are coming up, there is a lot of focus on artificial intelligence, and GCCs and data centers are interrelated. So, Dheeraj, to answer your question in one word, wonderful. If you're getting an opportunity to invest in GCCs or data centers at a micro level, I'm sure you must be in touch with some startups or a friend of yours who's probably looking at it. But then be very careful that sustainability and funding is proper, because otherwise you might land up, because a lot of startups in India do not succeed. 85% they fail as well. So be very careful of choice. But principally, to answer your question, it's a wonderful investment. I would say this is the future as far as investments are concerned. Ratnakar from Mumbai, stay with us as we tell you about how gold fared this week. After a record-breaking streak in 2025,
global gold prices registered sharpest weekly decline in the first week of 2026. Spot gold prices in international markets dropped nearly 5% this week, the worst since June 2021 in percentage terms. Spot gold ended the week at $4,314.40 per ounce yesterday. Bullion hit a record high of $4,549.71 per ounce on December 26 and logged a 64% rise in 2025, while silver rose over 147% last year, driven by its designation as a critical U.S. mineral with supply shortages. और मुंबई से हमारे श्रोता रत्नाकर लाइन पे हैं। रत्नाकर नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। अच्छा, गुड इवनिंग सर एंड हैप्पी न्यू ईयर। मेरा सवाल है कि बीइंग रिटेल इन्वेस्टर आई हैव मोर देन 40 टाइप्स के शेयर्स है, 45, तो उसमें और सभी शेयर ये जो बिलो 50 नंबर्स है, तो ऐसे हालत में कोई जो शेयर स्ट्रिप्स है वो प्रॉफिट में रहते हैं तो पूरा उसमें से निकल जाना मैं चाहता हूँ, तभी मैं वो स्ट्रिप हो गवा देता हूँ, वो मैं छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन वो प्रॉफिट में है तो ऐसे हालत में जो थोड़े थोड़े शेयर है 20, 25, 35, तो उसमें से हम आउट होना चाहिए कि कैसे हम मैनेज कैसे कर सकते हैं ये रिटेल। रत्नाकर जी देखिए, इसमें ये सभी इन्वेस्टर्स के सामने ये समस्या आती है कि कब बाहर निकलें, कितना प्रॉफिट बुक करें। मुझे लगता है हर इन्वेस्टर को एक गोल सेट करना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे इस शेयर में से मुझे जब 25% रिटर्न आ जाए तो मैं निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी, या मुझे 50% आ जाए तो मैं निकल जाऊंगा। तो आप रत्नाकर जी अगर गोल सेट करके चलेंगे, अगर आप इसको ओपन कैप दे देंगे तो आपकी बात ठीक है। अगर आपके 25 रुपए का शेयर लिया है, कल को 35 का हो गया, आप सोच रहे हैं कि 50 का हो जाएगा मैं तब बेचूंगा, और पता लगा वो 25 की जगह 15 का रह गया, तो ये एक हर निवेशक के सामने, तो अगर आप गोल सेट करके चलेंगे। बाकी जनरल अगर मैं अप्रोच बताऊं तो मुझे लगता है राजेश, मैं तो शुरू से इस बात को अमरीश बोलता हूं कि प्रॉफिट इन द बैंक इज बेटर देन प्रॉफिट इन द बुक्स। तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक कर चलना चाहिए, उससे मोटिवेशन भी मिलती रहती है और आप नए नए शेयर्स को ढूंढने का भी प्रयास करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा जहां जहां प्रॉफिट मिल रहा है रत्नाकर जी वहां बुक करते चलें, और साथ साथ पार्टी भी करते चलें। जब प्रॉफिट होता है तो आदमी सेलिब्रेट भी करता है, तो आई थिंक दैट बिकम्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर योरसेल्फ। तो आप उसको बुक करते चलें, और लंबे वक्त के लिए अगर आप टिके हुए हैं तो मुझे लगता है आपको डिसीजन लेने में इतनी नहीं होगी, और अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके चलें कि आप कितना रिटर्न चाहते हैं। और जब वो लक्ष्य हासिल हो जाए तो फिर थोड़ा सा क्या होता है, लोभ आ जाता है, ग्रीड आ जाती है कि भाई और आ जाए और आ जाए और आ जाए, बिकॉज देयर इज नो एंड टू इट। तो मुझे लगता है आप लक्ष्य करेंगे तो आपको ये निर्णय लेने में आसानी रहेगी, और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहिए। और चलते हैं अगली खबर की ओर। वर्ष 2025 भारत की विकास यात्रा में एक निर्णायक कालखंड है। इस वर्ष की नीतियों से प्रगति को नई दिशा मिली और इरादों के सार्थक परिणाम दिखाई दिए। विशेष श्रृंखला सुधारों का वर्ष में प्रस्तुत है 2025 के दौरान वित्त क्षेत्र में भारत की प्रगति। 2025 में समानता, नवाचार, तकनीक और वैश्विक प्रभाव के क्षेत्र में भारत की प्रगति को दुनिया भर में बड़ी पहचान मिली। वर्ल्ड बैंक ने भारत को दुनिया के सबसे समान समाजों में से एक बताया। भारत का जीनी इंडेक्स 25.5 रहा, जो चीन, अमेरिका और सभी G7 तथा G20 देशों से बेहतर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में सामाजिक सुरक्षा का दायरा 2015 में 19% था, जो 2025 में बढ़कर 64.3% हो गया है। भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वैश्विक स्तर पर सराहना मिली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI को दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली बताया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने बताया कि भारत में अमूर्त संपत्तियों में निवेश तेजी से बढ़ा है, जिससे भारत ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। गरीबी कम करना भारत की बड़ी उपलब्धि रही है। पिछले 10 वर्षों में 17 करोड़ से ज्यादा लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं। भारत की संस्कृति और नवाचार की पहचान भी बढ़ी है। यूनेस्को से सम्मान मिला है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38वें स्थान पर पहुंच गया है। नितिका के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। From Delhi, we are joined in by Keshav as our next caller. A warm welcome, Keshav. Please ask your question. हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ, कॉलेज जी नमस्कार। मैं एक सवाल सब रहा हूँ कि इसमें आपको हंसी भी आ सकती है।
जैसे कि हमने देखा था 1990-91 में बहुत बड़ा शेयर घोटाला हुआ था, क्या हम ये मान के चलें या एक मन में जिज्ञासा है कि जो ये सोने के उछाल चढ़ी की उछाल इतनी ऊंची है कि कोई बहुत बड़े घोटाले की तरफ हम कोई अपना समाचार सुनने जाएंगे? नहीं केशव, ऐसा मुझे लगता है थोड़ा सा पेसिमिस्टिक व्यू होगा ये, क्योंकि अब तब बात अलग थी। अब सेबी के होने से इतनी अच्छी पकड़ है बाजार के ऊपर कि बाजार में किसी भी प्रकार की इरेगुलरिटी अब ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है। कोई करने की कोशिश भी करता है। आपने पीछे देखा, हमने एक जेन स्ट्रीट नाम से कंपनी थी, उसके ऊपर बात की गई। तो ऐसा होता नहीं है। घोटाले की अब संभावना ना के बराबर है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस, टेक्नोलॉजी अब इस प्रकार से डेवलप हो चुकी है केशव, कि अब ऐसी कोई संभावना मुझे नहीं नजर आती है। फिंगर्स क्रॉस्ड, मुझे कोई छोटा मोटी बात इधर उधर सुनाई दे जाए, पर वो ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होती भी है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सालों तक चलता रहे, महीनों तक चलता रहे। कोई अगर शरारत करने की कोशिश करता है तो इतने टूल्स इस समय अवेलेबल हैं और टेक्नोलॉजी इस समय अवेलेबल है और रेगुलेशंस इस कदर सख्त हैं कि उसकी गुंजाइश ना के बराबर रह जाती है। और मुंबई से हमारे श्रोता भारत लाइन पे हैं। भारत नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार सर, कोहली साहब आपका भी नमस्कार। नमस्कार भारत जी। सर मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं एमएमडीसी थी मेरी, उसके अगेंस्ट मैंने लोन लिया था और जब मैं लोन भरने गया बकाया रकम, तो उन्होंने मेरी एमएमडीसी क्लोज कर दी। जो 25/12 को क्लोज होने वाली थी, 5,56,000 अमाउंट है, जो मुझे फिर बंद कर दिए उन्होंने। मुझे दूसरी लेनी पड़ी एमएमडी से और उसका बकाया हुआ रकम नहीं दे रहे हैं। अच्छा, एमएमडीसी, मुझे लगता है इनका मंडी में कोई डिपॉजिट होगा, हो सकता है उससे संबंधित होगा। मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि किस डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, पर अगर ऐसा किया है उन्होंने तो मुझे लगता है कि अगर ये बैंकिंग संबंधित है, या तो अब क्योंकि मुझे प्रोडक्ट नहीं समझ में आया कौन सा कह रहे थे, अगर बैंकिंग से संबंधित है तो आप आरबीआई ओम्बड्समैन पे आप हमेशा ही शिकायत की एक ऑप्शन खुली रहती है। नहीं तो उसी ब्लॉक की जो हायर अथॉरिटी है वहां आप शिकायत कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कोई रेगुलरिटी है। पर मैं क्षमा चाहूंगा भारत कि पूरी तरह से जो शब्द आप एमएमडीसी क्या कह रहे थे, मैं सभी श्रोताओं को राजेश और अम्बरीश की तरफ से गुजारिश करूंगा, जब आप फोन करें तो एक तो आप थोड़ा बहुत स्पष्ट बोलें और थोड़ा जोर से बोलें, और जिससे कि हम पूरी तरह से समझ पाएं। Moving on, US markets oscillated to a mixed close as US Treasury yields climbed and the dollar firmed yesterday on the first day of 2026, snapping a 4-day losing streak. The Dow and the S&P 500 indices ended higher on gains in tech stocks. The Dow Jones Industrial Average rose 319 points or 0.7% to 48,382. The S&P 500 gained 13 points or 0.2% to 6,858, and the Nasdaq Composite lost 6 points to 23,236. In 2025, the Dow and S&P 500 and the Nasdaq all notched double-digit gains, their third straight year in the green, a run last seen during 2019-21. और सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन आधारित पीएल योजना को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है। और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। शरद जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Sharad, for being with us. धन्यवाद, my pleasure. And before we close the headlines once again, benchmark domestic equity indices rise on the second straight week. Sensex rises 0.8%, Nifty 1.1%. Global gold prices register biggest weekly decline since June 2021. And at the Wall Street, the Dow and S&P end higher while Nasdaq inches lower. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें। Market Mantra.